Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel English Seekers 9. Thanks for choosing my video. In this video we are going to discuss about part 2 of Russian formalism. So let's start. ये पार्ट सेकंड इस सेंस में है कि रशियन फॉर्मलिज्म पार्ट 1 की एक हेडिंग है अर्ली फॉर्मलिज्म, उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट से अलग वीडियो बनाने से वो इजी हो जाएंगे समझाने भी और आपको समझने भी। उस टाइम पे एक क्वेश्चन राइज हुआ कि फिक्शन की लैंग्वेज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में फ़र्क क्या है। तो 1925 में बोरिस टोमाशेव्स्की ने एक फॉर्मलिस्ट जवाब दिया। उन्होंने जो इसका जवाब दिया, इसका फ़र्क बताया, वो ये बताया कि लैंग्वेज में फ़र्क नहीं है लेकिन उसको प्रेजेंट करने में फ़र्क है। इसको क्लियर करने के लिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, वन इज़ फैबुला एंड द सेकंड इज़ सुजिट। Now you can see on your screen is fabula is a straightforward account of something. It tells us what actually happens. Fabula जो होता है ये किसी भी चीज़ के बारे में एक सीधी सादी स्टोरी होती है कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये कच्ची कहानी की तरह होती है। मीन्स अगर मैंने कोई स्टोरी सुनी है तो मैं नेक्स्ट जो नरेट करूँगी वो अपने वर्ड्स में करूँगी, तो वर्ड्स तो वही होंगे, स्टोरी भी वही होगी, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा, तो इसको फैब्यूला कहते हैं। And the suicide depending on how one transcribed the Russian alphabets. मीन्स जो फैब्यूला होता है वो स्टोरी होती है, लेकिन जो सुजिट होता है वो प्लॉट होता है। मीन्स अगर मैंने आपको नरेट किया वो स्टोरी है, लेकिन जो एक नॉवलिस्ट होगा या एक जो राइटर होगा वो जिस इवेंट या जिस सीक्वेंस में लिखेगा वो एक प्लॉट होगा। जैसे हम नावल पढ़ते हैं, स्टोरी देखते हैं, तो वो प्लॉट्स होते हैं, प्रॉपर सेटअप के ज़रिए, इवेंट सीक्वेंस के ज़रिए वो लिखा होता है। एंड जो प्लॉट होता है वो हर कोई नहीं लिख सकता, वो एक स्पेसिफिक उसकी एक असर होता है, रखता होता है वो प्लॉट। इसमें जो स्टोरी है वो दरमियान से भी शुरू हो सकती है, आखिर से भी शुरू हो सकती है, लेकिन हकीकत का जो पता है या जो एंड होता है उसका सस्पेंस हमेशा रहता है। एक फैब्यूला यानी एक स्टोरी होती है, वो बहुत से सुजिट जो होता है वो क्रिएट करती है। मीन्स अगर एक स्टोरी है, अगर मुझे और आपको 10 बंदों को बैठा दिया जाए लिखने के लिए, तो हमारा स्टोरी तो सेम होगी लेकिन जो प्लॉट होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक फैब्यूला बहुत से सुजिट को जो है ना वो क्रिएट करती है। एंड ये सुजिटी होता है जो डिफेमिलियराइजेशन का इफ़ेक्ट रखता है। अब डिफेमिलियराइजेशन क्या है वो आपको बताते हैं। जो डिफेमिलियराइजेशन है ये एक आर्ट, लिटरेचर, थ्योरी और एक टेक्निक है 20th सेंचुरी की। इस टर्म को सबसे पहले रशियन फॉर्मलिस्ट विक्टर शिक्लोव्स्की ने कॉइन किया था इन हिज ऐसे आर्ट एज डिवाइस, जिसको हम आर्ट एज टेक्निक भी जानते हैं, जो 1917 में पब्लिश हुई थी, उसमें यूज़ किया था। अब जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है तो चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए बोरिंग हो जाती हैं। जैसे लाइक हमने कोई नई चीज़ ली है तो स्टार्ट में हम बहुत एक्साइटेड होंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी और हम उस चीज़ से बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जो डिफेमिलियराइजेशन इन लिटरेचर है वो क्या करती है, बहुत ऑर्डिनरी और कॉमन लुकिंग थिंग्स लाइक सिमिलर थिंग्स, उनको ऐसे अनफेमिलियर वे में प्रेजेंट करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में प्रेजेंट करती है कि वो चीज़ें इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। क्योंकि डिफेमिलियर का मतलब ही है फेमिलियर वाकिफ़ होना और डिफेमिलियर अननोन होना, ना वाकिफ़ होना, ऐसे प्रेजेंट करना जैसे वो चीज़ें पहले हम जानते नहीं थे और उसको डिफरेंट तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में प्रेजेंट करना। डिफेमिलियराइजेशन को ऑथर, ड्रामाटिस्ट, पोएट लाइक लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लाइक सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्सेस एंड पर्सोनिफिकेशन। तो ये जो डिफेमिलियराइजेशन होती है ये कॉमन थिंग्स को फेमिलियर कर देती है और लोग जो होते हैं, लोगों को हेल्प करती है बहुत ही कॉमन थिंग्स को एक डिफरेंट एंगल से और फ्रेश एंगल से, कलरफुल एंगल से देखने की। तो जैसे मैंने पहले बताया, प्लॉट में ये डिवाइसेस यूज़ होती हैं, मीन डिफेमिलियराइजेशन यूज़ होती है ताकि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच सके। क्योंकि अगर इस लिटरेरी वर्क में ये डिवाइसेस यूज़ ना हो तो इतना कॉमन और बोरिंग प्लॉट हो, स्टोरी हो कि कोई भी इंटरेस्टिंग ना हो और ये लिटरेचर ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें यूज़ करने से उसको फ्रेश बनाया जाता है, न्यू एंगल से बनाया जाता है। अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक फैब्यूला कई सुजिट को उभार सकती है और यही चीज़ें वजह बनी थी व्लादिमीर प्रॉप की एक बुक को मशहूर होने में। उस बुक का नाम था द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉक टेल्स, जो 1928 में पब्लिश हुई। एंड व्लादिमीर प्रॉप की यही बुक जो थी, इसने ही फॉर्मलिस्ट को और स्ट्रक्चरलिस्ट को लिंक किया था।
नाउ द रशियन फोक टेल्स। फोक टेल्स क्या होती हैं? ये एक कहानी होती है सर्कुलेटेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ अमंग द कॉमन फोक, यानी कॉमन लोग, रवायती दास्तान होती है और आम लोग जो होते हैं उनके मुंह से निकले हुए वर्ड्स जो सर्कुलेट करते हैं सोसाइटी में। ये वो कहानियाँ होती हैं जो हम अपने बुज़ुर्गों से, नानी दादी से सुनते आते हैं, तो ये फोक टेल्स वो होती हैं। अगर हम बहुत सी फोक टेल्स, रशियन फोक टेल्स देखें तो उनकी एक स्टोरी मिलेगी। फोक टेल्स में उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज़ एक फैब्यूला पर बहुत से सिज़ेट बनाती हैं। मींस कहानियाँ हंड्रेड्स ऑफ होंगी और उनकी स्टोरी एक होगी, लेकिन प्लॉट जो होंगे, बताने का तरीका, लिखने का तरीका वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई होंगी हर स्टोरी में, तो लफ्ज़ों की तब्दीली पर यह सब कुछ होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉप वाज नॉट फॉर्मलिस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो फॉर्मलिस्ट नहीं थे और वो लिटरेरीनेस पर भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अब लिटरेरीनेस क्या है? लिटरेरीनेस एक टर्म थी जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी बाय रशियन फॉर्मलिस्ट रोमन जैकब्सन इन 1921। लिटरेरीनेस एक गिवन वर्क को लिटरेरी वर्क बनाती है। मींस ये लैंग्वेज की ऑर्गेनाइजेशन है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, जो स्पेशल लिंग्विस्टिक्स और फॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए लिटरेरी टेक्स्ट को नॉन लिटरेरी टेक्स्ट से अलग करती है। ये लिटरेरीनेस ही होती है जो फ़र्क बताती है कि ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज और ये लिटरेरी लैंग्वेज है। जो रोमन जैकब्सन थे वो रशियन लिंग्विस्टिक्स थे और लिटरेरी थेरिस्ट थे 20th सेंचुरी के। इसके साथ साथ वो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के बानियों में से भी थे, जिसको प्रैग स्कूल कहा जाता है। एंड जो जिससे ये बनाती है अलग, वो यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस है। आर्टिस्टिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए हम एक टेक्स्ट को, आम टेक्स्ट को लिटरेरी वर्क से अलग कर सकते हैं। डिवाइसेस जैसे राइम, मीटर और दूसरे जैसे रिपीटिशन हो गया एंड साउंड, पैटर्न ऑफ साउंड etc। जी, हम बात कर रहे थे व्लादिमीर प्रॉप की, कि वो फॉर्मलिस्ट नहीं थे और लिटरेरीनेस में इंटरेस्टेड नहीं रखते थे। उनकी स्टोरीज़ में फैबुला और सुजेट टाइप का कुछ नहीं मिलता था जो फॉर्मलिस्ट की टर्म थी, यानी ये टर्म फॉर्मलिस्ट यूज़ करते थे। अच्छा, सिंपल तरतीब से बयान की गई जो कहानियाँ होती हैं जिनमें लाइक फ्लैश बैक नहीं होता कि प्रेजेंट से करैक्टर्स पास्ट में चले गए, या दूसरी ट्रिक्स जो होती हैं वो यूज़ नहीं होती, उन स्टोरीज़ के लिए जो सिजेट को फैबुला के साथ ही पहचाना जाता है, यानी उनमें कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। व्लादिमीर प्रॉप का मानना था कि एक फैबुला कैसे पॉसिबल हो सकता है। मीन्स अगर हमारे पास डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और डिफरेंट करेक्टर्स हैं उनमें जो मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहे हैं। लाइक एक स्टोरी में एक प्रिंस है, जंगल में रहने वाला है, एक हंटर है, एक चक्की वाला है यानी मिल में काम करने वाला, एक अच्छी परी है, एक बुरी मलका है। तो ये सारे जो करेक्टर्स हैं, इनकी स्टोरीज़ है वो डिफरेंट है, तो इनका जो सिजेट है वो डिफरेंट कैसे हो सकता है? मीन्स स्टोरी सेम कैसे हो सकती है? क्योंकि हर एक स्टोरी में जो दूसरा करैक्टर है वो गायब है। मींस अगर हम किसी बुरी मलका की बात करें तो उसमें जंगल में रहने वाला की कोई ज़िक्र नहीं होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि सब स्टोरीज़ एक बेसिक स्टोरी लाइन अप दे रही हूँ? प्रॉप ने ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। उसने दो टर्म्स यूज़ की, एक्टर और फंक्शन। उससे इसका मतलब ये था कि एक्ट और इवेंट जो कहानी की मदद करते हैं, मींस एक्शन हो रहा होता है और इवेंट्स हो रहे होते हैं बार बार, तो वो स्टोरी को लेके चलते हैं। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। लाइक आप कोई एक्टर ले लें जो लाइक हेल्पर है कोई किसी स्टोरी में, उनका फंक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो जो भी करते हैं वो मदद है जिससे स्टोरी चलती है, यानी उनकी एक सिर्फ एक माइनस एक्शन होता है। प्रॉप मज़ीद स्पेसिफाई नहीं करता कि हेल्पर एक्चुअली है कौन। वो कोई भी हो सकता है, वो एक मेल हो सकता है, एक फ़ीमेल हो सकती है, एक फॉरेस्टर हो सकता है, एक शिकारी हो सकता है, बूढ़ा, जवान, अमीर या गरीब, मतलब जैसे मुमकिन हो। तो प्रॉप्स जो हैं वो 4 कहाँ स्टोरी से एक्ट ऑफ हेल्पिंग की मिसाल भी देते हैं। उनकी पहली एग्जांपल में एक ईगल जो होती है वो हीरो को दूसरे किंगडम ले जाती है, हेल्प करती है। सेकंड स्टोरी में एक हॉर्स होता है, वो अपने हीरो को उसी तरह की एक जगह पे ले जाता है, वो भी हेल्प करता है। थर्ड में एक बोट दी जाती है एक हीरो को जो उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। फोर्थ स्टोरी में उनको एक रिंग दी जाती है हीरो को जो यंग लोग पैदा करती है, जो उसको ट्रांसपोर्टेशन में उसकी हेल्प करती है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने हीरोज़ की मदद की वो सब मुख्तलिफ थे और हीरोज़ के नाम और उनकी मुंतकली की जो ज़रिया था वो भी मुख्तलिफ था। लेकिन इसमें जो एक्टर हैं और फंक्शन ऑफ इवेंट्स जो हैं वो सेम है। लाइक उन सबको एक हेल्प मिली
सब हीरोज़ थे, सबकी ट्रांसपोर्टेशन हुई। तो हम कह सकते हैं कि बहुत से जो सिज़ेट होते हैं यानी प्लॉट्स होते हैं उनकी स्टोरी एक ही होती है। एंड नेक्स्ट जो प्रॉप हैं वो एक्टर में फ़र्क भी बताते हैं, जिसे वो ड्रामेटिस पर्सोनी कहते हैं। मींस जो एक्टर्स हैं वो कोई हीरो होगा, कोई विलन होगा और कोई सीकर होगा, लेकिन वो भी एक हीरो ही होता है। हेल्पर होगा, फॉल्स हीरो होगा, प्रिंसेस होगी। एंड वो 31 फंक्शंस बताते हैं प्रॉप। एंड ये जो 31 फंक्शंस हैं ना, ये एक सीक्वेंस में आते हैं और इनका हर स्टोरी में आना ज़रूरी नहीं होता। फंक्शंस लाइक आप कह लें कि एक स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर क्लाइमेक्स आता है, फिर एंड होता है, फिर इस तरह की ये जो सीक्वेंस होते हैं इनको फंक्शंस कहते हैं। जो प्रॉप्स की स्टोरीज़ थी उनमें एक सिलेक्शन के साथ जो स्टोरी चलती है, मतलब एंड पे जो फाइनल फंक्शन होता है वो या विलन की पनिशमेंट होती है, यानी आखिर में दुश्मन को सज़ा मिलती है, वो एक हैप्पी एंडिंग होती है, या हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, वो भी हैप्पी एंडिंग को ज़ाहिर करती है। तो लोक कहानियों के लिए मुमकिन है कि वो ख़ुद को इंटरप्ट करें और नया शुरू कर दें। मीन्स कहीं से भी वो सीक्वेंस ख़राब करके फ्लैशबैक में जा सकती हैं या फ्यूचर को इंटरप्रेट कर सकती हैं, एक पेशन गोई कर सकती हैं। So it's all could happen in folk tales. एंड व्लादिमीर प्रॉप ये भी कहते हैं कि जो करैक्टर्स हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं, यानी कोई विलन होगा, कोई हेल्पर होगा, और ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। एंड इनकी जो एक्ट होता है वो सेम ही होता है। लाइक विलन जो होता है हमेशा वो बुरे काम करेगा या मसले पैदा करेगा, और जो हेल्पर होता है वो हमेशा हीरो की हेल्प करेगा। एंड द नेक्स्ट इज़ प्रॉप्स व्यूज़ ऑफ डिटेक्टिव नावल। डिटेक्टिव कहानियों में बेशक स्टोरी किसी भी तरह से बताई जा सकती है। लाइक आप एग्जांपल ले लें कि एक मर्डर हुआ है और उसकी डिस्क्रिप्शन से ही नावल स्टार्ट हो गया है, एंड उसमें जो मर्डरर है उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। प्रॉप के मुताबिक हम इन नावल्स में किरदारों को इग्नोर कर देते हैं और कहानी में फंक्शंस पर सिर्फ तवज्जो देते हैं। चीज़ों को इस तरह बताने से प्रॉप हमारी तवज्जो उन कहानियों की तरफ करवाना चाहता था जिनमें फंक्शंस की अपनी एक जगह, एक प्लेस है। एंड नेक्स्ट इज़ प्रॉप स्टोरीज अंडरलाइन स्ट्रक्चर। प्रॉप्स की जो स्टोरीज़ हैं उनमें एक अंडरलाइन स्ट्रक्चर होता है, यानी एक स्टोरी के बिहाइंड द स्टोरी एक कुछ आ रही होती है जिसके बारे में रीडर को पता नहीं होता। लेकिन अगर कहानियाँ ऐसे स्ट्रक्चर रखती हों तो दूसरे बताने वाले किरदार उस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगी। मीन्स अगर एक नरेशन हो रही है और एक अंडरलाइन स्टोरी है तो दो करैक्टर्स आपस में कन्वर्सेशन के ज़रिए हमें उस स्टोरी का बताएंगे, यानी वो स्टोरी हम तक रिवील करेंगे। इस आइडिया ने लिटरेरी एकेडमिया पर अगले 30 साल तक एक डोमिनेंस रखा है, गालिब रहा ये आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप सो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उनकी डिस्क्रिप्शन थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, एंड पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू अगेन।